नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल पे। और रोज की तरह आज भी हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि जिस फॉर्म में हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई काफी अच्छी दिशा में चल रही होगी। तो इसी के क्रम में शुरुआत करते हैं कुछ मोटिवेशनल कोट के साथ। ठीक है, तो आज का मोटिवेशन कोट है आई कैन एंड आई विल, यानी कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। काफी पॉजिटिव कोट कि मैं जो चाहता हूं, ठीक है, वो मैं करूंगा ही। और वो कैसे होगा? तो ये गोल ओरिएंटेड बात है कि आप अपना गोल सेट करो और आप उसके प्रति काम करते रहो। पर ये गोल कब अचीव होगा? जब हम इस चीज को, इस कोट को अपने डे टू डे लाइफ में हम इसको अपना टारगेट में लाते रहेंगे। ठीक है, यानी कि आज जो मैंने टारगेट सेट किया कि मुझे आज इतनी इतनी पढ़ाइयाँ करनी है और मैं वो उसे कर लेता हूँ, कंप्लीट कर लेता हूँ। तो अगर आप इस प्रोसेस को आप अगर डेली करोगे तो आप जो है अपना गोल जरूर अचीव करोगे। ठीक है दोस्तों, तो आई कैन एंड आई विल की पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर का डिस्कशन with our first question. The question number 1 says that who has been appointed as the new director of Vikram Sarabhai Space Center? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निर्देशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? अब जानते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए श्रीधर पनिकर सोमनाथ, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर के सिवन, ऑप्शन नंबर डी एमसी दथान। जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये जो स्पेस सेंटर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इनके निर्देशक के रूप में, इनके डायरेक्टर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है कहाँ? यह है आपका तिरुवनंतपुरम में, जो कि है केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे ये स्थित है। और इसकी स्थापना किन्होंने की थी? इनके नाम पर यह है विक्रम साराभाई, इन्होंने ही जो है स्पेस सेंटर की स्थापना की थी। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे रिसर्च वर्क्स होते हैं स्पेस साइंस को लेके, यानी रॉकेट टेक्नोलॉजी को लेके और अन्य भी बहुत सारे कैटेगरीज को लेकर यहाँ पे जो रिसर्च वर्क है वो कैरिड आउट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसकी शुरुआत हुई थी तो 1962 में हुई थी। और जो विक्रम साराभाई हैं ये यहाँ पहुंचे थे, थुम्बा नाम का गांव है केरला में, यहाँ पहुंचे थे और यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, यहाँ से उन्होंने रॉकेट लॉन्च करने की व्यवस्था बनाई थी और रॉकेट को लॉन्च किया था। तो जो जो समय था उस समय में ये चीजें काफी मुश्किल थी भारत जैसे गरीब देश में जहाँ संसाधनों की काफी कमी थी। तो वैसे सिचुएशन में उन्होंने काफी ही अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किया था और भारत ने एक तरह से दस्तक दी थी दुनिया में स्पेस साइंस में। ठीक है, तो आज जो स्पेस साइंस है हमारे, उसमें हम दुनिया को टक्कर दे रहे हैं। तो उनका एक श्रेय जो है विक्रम साराभाई जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने इस चीज की शुरुआत की थी, उन्होंने इस चीज के महत्व को समझा था, स्पेस साइंस के महत्व को समझा था और इसको लेकर एक काफी ही बड़ी डेवलपमेंट की थी। तो अभी जो वेब सीरीज आई है रॉकेट बॉयज करके, वो विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इन दो जो महान साइंटिस्ट हैं भारत के, इनके जीवन पर आधारित है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा। द क्वेश्चन सेज परमवीर चक्र रिसिप्टेंट संजय कुमार हैज बीन रिसेंटली promoted to which post of National Defense Academy? परमवीर चक्र प्राप्त करता संजय कुमार को हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के किस पद पर पदोन्नत किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए जूनियर कमीशन ऑफिसर, ऑप्शन नंबर बी सूबेदार मेजर, ऑप्शन नंबर सी कर्नल या ऑप्शन नंबर डी लेफ्टिनेंट कर्नल। तो जान लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सूबेदार मेजर। जी हाँ दोस्तों, तो परमवीर चक्र रिसिप्टेंट संजय कुमार को सूबेदार मेजर के पोस्ट पर प्रमोट किया गया है। परमवीर चक्र हम सबको पता है कैलेंडरी अवार्ड्स जो होते हैं उनमें सबसे टॉप का अवार्ड, ठीक है, परमवीर चक्र। तो संजय कुमार जी को इसमें सूबेदार मेजर के रोल पर अपॉइंट किया गया है। और जो हमारा एनडीए है ये कहाँ पर स्थित है? एनडीए स्थित है हमारा कहाँ पे? पुणे में।
पुणे, खड़गवासला पुणे, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, which is the first union territory of India to integrate with the National Single Window System NSWS। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली NSWS के साथ एकीकृत होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख या ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो चारों के चारों क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं और इनमें से NSWS में इंटीग्रेट होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा है? आइए देखते हैं। तो पहला यूनियन टेरिटरी है ऑप्शन नंबर ए जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर है ये पहला यूनियन टेरिटरी जो कि NSWS के साथ इंटीग्रेट होने वाला है। तो यूनियन टेरिटरी ये पहला है, पर टोटल स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के कुल 14 हैं, ऐसे हैं स्टेट और यूटी जो कि NSWS के साथ इन्होंने अपना इंटीग्रेशन कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब NSWS है क्या? सिंगल विंडो। सिंगल विंडो क्या हुआ? मान लो आप कहीं जा रहे हो बिजनेस करने, ठीक है, और आपको क्या करना है, बहुत सारे अप्रूवल लेने होते हैं। ऑफिस ए से लेना हो गया, ठीक है, उसके बाद ऑफिस बी के पास भेजा गया, फिर सी के पास भेजा गया, और ये होते होते काफी टाइम लग जाता है। तब तक जो आपका बिजनेस है वो डिले होता जाएगा। ठीक है, तो इसी सिस्टम को हटाने के लिए क्या किया गया, इन सब को हटा के एक सिंगल विंडो होगा जहाँ पे आप जाओ, अपनी अर्जी दो कि आपको क्या बिजनेस करना है, किस तरह का बिजनेस करना है, और जो भी आपके अप्रूवल्स होंगे, जो भी डाउट होगा, वो सिर्फ ये संस्थान जो है, सिर्फ ये सिंगल विंडो पे क्या होगा, वो सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा और आप बिजनेस के लिए तैयार हो जाओगे। तो ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा किया गया है भारत में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसकी रैंकिंग में सुधार करने के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब बिजनेस करने में आसानी होगी, तो जो विंडोज कम होंगे, जो दफ्तर पे दफ्तर चक्कर लग रहे हैं वो चीज कम होगा, तो क्या होगा, लोग और प्रेरित होंगे बिजनेस करने के लिए, है ना। एक सीरियल की मुझे याद आ रही है, ऑफिस ऑफिस, काफी मजेदार सीरियल था। उसमें भी जो मुसद्दी लाल थे वो इसी तरह से ऑफिसों के चक्कर काटते रहते थे, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस गए, फिर वहां से वहां गए, फिर और इसी तरह से उनका काम जो है वो लटका रहता था। तो आप समझ लो कि इस चीज को खत्म करने के लिए एक सिंगल विंडो लाया गया है जो कि आपको सारे काम, जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, वो सब कुछ एक जगह पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पोर्टल है वो कौन सा है, वैसे पूछा तो नहीं जाता है, पर आप लिख लो, इसका पोर्टल का नाम है www.nsws.gov.in। ठीक है, www.nsws.gov.in इस पोर्टल का नाम है, और यही पोर्टल पे आप जो है सिंगल विंडो का जो इन 14 जो मैंने स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज का नाम बताया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, Which nationwide operation has been launched by RPF to curb human trafficking? मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ द्वारा कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन है ऑपरेशन नंबर ए ऑपरेशन थर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन मिशन अमानत, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन AAHT या ऑपरेशन नंबर डी ऑपरेशन थंडर। तो जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन AAHT। यहाँ दोस्तों ऑपरेशन AAHT जो है वो आरपीएफ द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों? जो मानव तस्करी होती है रेलवेज के थ्रू, उस पे अंकुश लगाने के लिए। तो ये जो बाकी ऑप्शंस देखना आप, ऑपरेशन थ्रस्ट, ऑपरेशन मिशन अमानत, ऑपरेशन थंडर, ये सब भी आरपीएफ के ऑपरेशन है। तो ये किन बारे में है ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए, और आप पढ़ के इसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। ठीक है दोस्तों, तो ये नेशनल ट्रैफिकिंग है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जो भी हमारे यहाँ क्राइम होता है उसका रिकॉर्ड रखती है ये संस्थान NCRB, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। ठीक है, तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार एवरेज जो है भारत में लगभग 2200 जो केसेस हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, किसके? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। तो इन चीजों को, इस डाटा को कम करने के लिए ही जो है ऑपरेशन AAHT लॉन्च किया गया है रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा। ठीक है दोस्तों,
तो रेलवे पुलिस फोर्स ने 2017 से लेकर 2021 तक में काफी अच्छा काम किया है। इन्होंने क्या किया है कि 2000 वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों को इन्होंने रेस्क्यू किया है, जो कि मानव तस्करी के लिए ले जाए जा रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो ये था काफी अच्छा काम आरपीएफ द्वारा और उससे संबंधित ये क्वेश्चन। तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ पर सारे ऑपरेशन जो है वो किस बेसिस पे है और किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं, आरपीएफ के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो इन चीजों को आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द थीम ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का विषय क्या है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गो डिजिटल गो सिक्योर, ऑप्शन नंबर बी क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन नंबर सी कस्टमर प्रोटेक्शन, या ऑप्शन नंबर डी फार्मर्स। तो जान लेते हैं सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए गो डिजिटल एंड गो सिक्योर। यहाँ दोस्तों गो डिजिटल एंड गो सिक्योर जो है वो इस वर्ष का फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो आरबीआई द्वारा होता है उसका थीम है। अब ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक होता क्या है, तो देखो हमारे देश में जो है वो कई तरह के, अगर आप सुनते हो इस तरह के केसेस आ रहे हैं कि एसएमएस के थ्रू या कोई ऐसा लिंक देके क्या किया गया है, हमारे अकाउंट से पैसे को लूट लिया गया, ट्रांसफर किया गया, इसे फिशिंग भी कहते हैं। तो इन चीजों के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए ये हफ्ता मनाया जाता है। और आपने देखा होगा आरबीआई का काफी ऐड आता है जिसमें काफी सारे क्रिकेटर्स भी रहते हैं जो बोलते हैं सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, इस तरह की बातें बोलते हैं। तो इसी के लेकर बोलते हैं कि आपके अंदर जो फाइनेंशियल जो हो रहा है, और आजकल जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है या आजकल जो नया नया दौर आया है यूपीआई का, तो इन चीजों के प्रति आपकी क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, किस तरह से आप इन चीजों को अडॉप्ट करें और इन चीजों के प्रति एडुकेटेड रहें, इसी के लिए इस तरह का हफ्ता मनाया जाता है। तो इस वर्ष कब मनाया जा रहा है, इस वर्ष मनाया जा रही है 14 से 18 फेब के बीच। ठीक है, और इसका थीम क्या है, गो डिजिटल एंड गो सिक्योर। तो ये जो हफ्ता ये कब से मनाया जा रहा है, ये मनाया जा रहा है 2016 से। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी काफी इंफॉर्मेशन हमने अभी डिस्कस की, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करें और जरूर याद रखें। तो इस तरह से आप नोट्स बनाते रहेंगे डेली बेसिस पर, तो आप जो एग्जाम के टाइम में आपके पास एक अच्छा सा खासा नोट बन जाएगा और उसे आप पढ़ लोगे तो काफी इजीली आप करंट अफेयर्स का सवाल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि आपके स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी टॉप्ड इन इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, या ऑप्शन नंबर डी जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जम्मू एंड कश्मीर। तो इस रिपोर्ट में जो वो शीर्ष पर रहने वाले जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, जेएनके के अलावा अगला स्टेट जो है यूपी है, एमपी है और त्रिपुरा है। ठीक है, तो इसमें टॉप करने का मतलब हुआ कि ये अच्छा चीज नहीं हुआ टॉप करने में, इट्स बैड प्रोफाइल, मतलब टॉप किए इसमें, मगर अगर आपने इसमें टॉप किया इसका मतलब कि आपको सुधार की जरूरत है, आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपको इंप्रोवाइज करना है अपने प्रेस फ्रीडम में। प्रेस क्या होता है, प्रेस जो होता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। ठीक है दोस्तों, तो चौथा स्तंभ जो लोकतंत्र का होता है उसको क्या चाहिए, वो जो है फ्री हो और फेयर हो, मतलब जो रिपोर्टिंग सही होनी चाहिए वो आपके समक्ष रख दे और किसी भी प्रकार का पक्षपात ना करे, ना ही पत्रकारों में किसी प्रकार का डर होना चाहिए किसी भी चीज को लेकर, सरकार को लेकर या किसी भी असामाजिक तत्वों को लेकर भी कोई डर नहीं होना चाहिए और वो खुल के अपना काम कर सके। अगर इस तरह का माहौल होता है दोस्तों तो हम कहेंगे कि ये प्रेस के लिए काफी अच्छा माहौल है और अल्टीमेटली ये देश के लिए भी काफी अच्छा है। तो इसमें अगर टॉप है इसका मतलब आपका जो वहाँ पे उस जो एरिया है वो वहाँ की रिपोर्टर्स जो है वो या तो डरे हुए रहेंगे होंगे या उन्हें जो अपनी रिपोर्टिंग है उसे करने की आज़ादी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो
इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 says Praveen Kumar Sobti, who played the character in B.R. Chopra's famous serial Mahabharat, has passed away recently. Whose character did he play? ठीक है, बी.आर. चोपड़ा के प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने किसका किरदार निभाया था? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अर्जुन, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण, ऑप्शन नंबर सी भीम, ऑप्शन नंबर डी नकुल। जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भीम। जी हाँ दोस्तों, काफी प्रसिद्ध सीरियल था महाभारत और उसमें जो भीम का किरदार है किन्होंने निभाया था? भीम का किरदार निभाया था प्रवीण कुमार सोबती जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जो कि काफी दुखद खबर है। तो प्रवीण कुमार सोबती जो केवल अभिनेता नहीं थे, वो एक एथलीट भी थे। जी हाँ दोस्तों, और इन्होंने जो है वो 2 एशियन गोल्ड मेडल जीता हुआ है। किसमें? डिस्कस थ्रो में। डिस्कस थ्रो का खेल ये खेलते थे और हैमर थ्रो भी खेलते थे। तो डिस्कस थ्रो और हैमर थ्रो, इन चीजों को मिला के इन्होंने कुल 4 एशियन मेडल्स जीते हैं और इसी के साथ उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेडल जीते हैं और इन्होंने ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट किया था दोस्तों। जी हाँ, 1968 और 1972 इन 2 ओलंपिक्स में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था डिस्कस थ्रो में। तो काफी दुखद खबर। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी? कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एस उन्नीकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी एस किशोर, ऑप्शन नंबर सी ब्रज राज शर्मा, ऑप्शन नंबर डी असीम खुराना। तो पहले जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एस किशोर। यहाँ दोस्तों एस किशोर जो है, इन्हें एसएससी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। एसएससी की को तो आप सब जानते होंगे, आप सब एस्पिरेंट्स हैं। तो अभी हाल ही में एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का, जिसके बारे में जो जानकारी है आपको हमारे चैनल पर भी मिलेगा। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो है एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग। इसके अलावा एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग भी हमारे चैनल पर वीडियोस हैं, जिन्हें आप जरूर देखें, जो कि काफी इंफॉर्मेटिव है और आपकी काफी सारी जो डाउट्स हैं एग्जाम्स को लेकर, वो सारी चीज इन वीडियोस को देख के क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रोफेसर आर राजा मोहन हैज पास्ड अवे रिसेंटली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरीज एसोसिएटेड विद हिम? प्रोफेसर आर राजा मोहन का हाल ही में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से कौन सी खोज उनसे जुड़ी हुई है? ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एस्टेरॉयड डिस्कवरी इन इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में पहले क्षुद्रग्रह की खोज। दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट मेटेरॉयड डिस्कवरी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में पहले उल्का खोज। तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट कॉमेट डिस्कवरी इन इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में पहले धूमकेतु की खोज। चौथा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट नेचुरल सैटेलाइट डिस्कवरी इन इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में पहले प्राकृतिक उपग्रह की खोज। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र भारत में पहले क्षुद्रग्रह की खोज। तो यहाँ काफी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, क्योंकि ये भारत में 104 साल बाद इन्होंने भी भारत में एक एस्टेरॉयड की डिस्कवरी की थी और एस्टेरॉयड का नाम क्या था? 4130। यहाँ नाम इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। और एस राजा मोहन जो थे वो क्या थे? वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोडायनेमिक्स, यहाँ पे ये काम करते थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोडायनेमिक्स में। तो काफी बड़ा अचीवमेंट था ये और काफी इंपॉर्टेंट नाम आप एग्जाम में पूछने जाने की काफी संभावना है। तो एस्टेरॉयड से याद आया कि पृथ्वी की तरफ एक एस्टेरॉयड अभी काफी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, और साइंटिस्ट में इसको लेके काफी कंसर्न है। तो ये एस्टेरॉयड कौन सा है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? हु हैज बिकम एशियाज रिचेस्ट पर्सन एज पर ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स? ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? तो ऑप्शन है ए गौतम अडानी, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी मा हुआटेंग, या ऑप्शन डी कोलिन हुआंग। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गौतम अडानी। जी हाँ, फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी, जिन्होंने एशिया के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में टॉप किया, यानी कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं कौन? गौतम अडानी। इन्होंने किन्हें ओवरटेक किया है? इन्होंने ओवरटेक किया है मुकेश अंबानी को। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
आशा करता हूँ आपने इसके अच्छे नोट्स बना लिए होंगे और इसे आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने विचार कमेंट करें और वीडियो अपडेट्स को पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड फेसबुक। तो इन सब की जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, इन्हें जरूर विजिट करें। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।